नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज का दिन सियासी तौर पर पूरी तरह से उथल पुथल वाला रहा। सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सियासी हलके में हलचल मचा दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही एक नया प्रयोग कर डाला, एक नया राजनीतिक प्रयोग किया। हरियाणा के अंदर अपनी सरकार को गिराकर नई सरकार का गठन कर दिया। मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और लोगों में चर्चाएं हैं कि एक दिन पहले तो पीएम बहुत तारीफ कर रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त, और कह रहे थे कि एक वो वक्त था जब ये मुझे अपनी मोटरसाइकिल में पीछे बैठाकर घुमाया करते थे। और तारीफों के पुल, एक ही दरी पे साथ साथ सोए हैं। इतनी तारीफों के पुल के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री नहीं रहे, मनोहर लाल खट्टर हो गए नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री। तो ये कौन सी राजनीति है? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? और जेजेपी के विधायक इधर से उधर हो गए। अब दुष्यंत चौटाला कौन सी राजनीति करेंगे, क्या करेंगे? तो अब ये जो राजनीति है हरियाणा के अंदर, वो कौन सी राजनीति होने जा रही है? ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और इसकी नींव शायद बहुत पहले रख दी गई थी। नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कहा जा रहा है गौरव भाटिया को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आखिरकार हरियाणा के अंदर किस तरह का प्रयोग हो रहा है, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सामने हो। भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रयोग कर रही है? वही खबर आ रही है 99 सीटों पर मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि किसको चुनाव लड़वाना है, और बहुत सारे उम्मीदवारों की सांसें अटकी हुई हैं। अब यह है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे आंकड़े के हिसाब से आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर जाटों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 20% है और गैर जाट 80% है। तो 20 बनाम 80 इन हरियाणा, और इन 80% को भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी यह कहा जा रहा था कि गैर जाट मुख्यमंत्री क्यों बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। वो एक प्रयोग किया, चीजें थोड़ी सी ठीक हुई और उसके बाद ओबीसी चेहरा बना दिया हरियाणा में। इधर मोहन यादव है ओबीसी चेहरा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसीकरण जो होता चला जा रहा है, कौन सी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है शाम को। नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है और उनके मंत्रिमंडल में 5 मंत्री भी हैं और 2 डिप्टी सीएम है। अनिल विज डिप्टी सीएम है और भव्य विश्नोई भी डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है। कंवरपाल सिंह गुर्जर मंत्री, मूलचंद शर्मा मंत्री, रणजीत सिंह मंत्री, डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री जो बावल सीट से विधायक हैं, और जयप्रकाश दलाल ये भी मंत्री। तो 5 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम के साथ नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली आज। यह आज का घटनाक्रम है। इधर दूसरी तरफ सीए को लेकर चर्चाएं होती रहीं, कांग्रेस अपने विरोध में लगी रही। क्या जयराम रमेश और क्या शशि थरूर, क्या टीएमसी में ममता बनर्जी और क्या अखिलेश यादव, वो सीए में उलझे रहे, लेकिन सुबह इसमें हो गया। तो देश इस वक्त सियासी तौर पर काफी घटनाक्रमों से, राजनीतिक घटनाओं से गुजर रहा है। आखिरकार किस तरह की राजनीति है, क्या होने जा रहा है? और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए ओबीसीकरण, नए नए प्रयोग, क्या ये प्रयोग कामयाब होंगे या फिर इसमें कुछ नुकसान हो सकता है? इधर सीए को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया है, विरोध करना शुरू किया है, कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस तो नहीं गया? कौन सा चुनावी फायदा हो सकता था बीजेपी को सीएए से, जिसको अभी तक क्लियर नहीं कर पाया विपक्ष?
कहां नुकसान है विपक्ष को और कहां फायदा है बीजेपी को सीएए से, जो कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है, ये चुनावी हथकंडा है। तो ऐसी कौन सी सीटें जीत लेगी बीजेपी? कितने वोटर हैं शरणार्थियों के रूप में भारत में, यह भी चर्चा का विषय बन गया। और इनको यदि नागरिकता मिल रही है तो क्या बुराई है? भारत में जो शरणार्थी रह रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, इनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए एक मापदंड है, मानक है। यदि आप 12 साल से यहां रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, और पिछले 1 साल से लगातार आप इंडिया में रह रहे हो। जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए खतरनाक, तो मुस्लिमों के लिए खतरनाक कैसे भाई? ये तो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, उनका भारत के मुसलमानों से क्या वास्ता? जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, उनको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, और वो सभी अधिकार उन्हें मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? और इसमें कौन सी सियासत है? इन सभी सियासत को समझेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक और मामला देखने के लिए मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि नए नए युवा चेहरे सामने आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में। अब पार्टी के बैनर तले नहीं आ रहे हैं, नए नए युवा चेहरे आ रहे हैं कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे उनके मन में क्या है? क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों किसी भी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इसी पे सब पे डिस्कस करेंगे। ये पूरा सियासी घटनाक्रम है आज का, और इसी पे पूरी चर्चा रहेगी आज हमारी। 2 मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर दीपाली दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बारीक नजर रखती हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदित्य त्रिपाठी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं हरियाणा में इस नए राजनीतिक प्रयोग को? देखिए अजय जी, आज जिस तरह से अचानक से घटनाक्रम चेंज हुआ, अभी आपने ही बताया और सबने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अभी तारीफ कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर की, और उन्होंने कहा कि हम अभी साथ में मोटरसाइकिल पे घूमते थे, और तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद अचानक से आज उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ किसानों का रोष है, युवाओं का रोष है, खिलाड़ियों का रोष है। आज जिस तरह से सरकार उनके साथ पक्षपात की, विगत 10 सालों में सरकार ने उनको एकदम इग्नोर किया, उनके लिए कोई कार्य नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के मन में जो भय है जी, वो आज दिख रहा है कि अचानक से उनको चुनाव के समय, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि गलती को भी स्वीकार नहीं करती कभी, और मुख्यमंत्री बदलने जैसा फैसला अचानक लेना। इसके पहले भी हालांकि उत्तराखंड में कई इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, कई बार ये बदलते हैं अचानक से जहां इनके पार्टी में रोष रहता है। अभी आपने देखा जेजेपी से इनका गठबंधन टूटा जी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे लोकसभा नजदीक आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर की अंतरकला कहिए या इनके अंदर की चीजें आज बाहर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी व्यथित और परेशान है। जिस तरह से अचानक से 4 साल 3 महीने बाद सीएए का ले आया जाना, सीएए को कानूनी दर्जा, कानूनी जमला पहनाना अचानक से, ये भारतीय जनता पार्टी के भय को दर्शाता है, और ये स्पष्ट करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीत हो रहा है कि जनता ने उनको स्वीकारना मना कर दिया है स्वीकारने से, और उनके राजनीति को स्वीकारने से मना कर दिया है। तो नए नए हेडलाइंस आपके सामने रोज आए चुनाव तक, तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नया नया कार्य करते रहेंगे और हेडलाइंस में लगातार बने रहेंगे। अच्छा, इनकी क्या वजह मानते हैं आप? इनके बेसिकली क्या वजह है इनकी, जेजेपी का बीजेपी गठबंधन टूट गया? देखिए, जिस तरह से कहा किसानों में रोष था, जेजेपी कहीं ना कहीं किसानों की पार्टी बनती है, और किसानों का रोष था, और ये सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में जो ये सीट शेयरिंग का मामला है,
बीजेपी जितनी सीट चाह रही थी उतना भारतीय जनता पार्टी उनको देने को तैयार नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं आपसी अंतर कला थी दोनों पार्टियों के बीच में, और बहुत दिन से ये डिस्कशन चल रहा था। पर ये आज खुलकर सामने आया जब इनका गठबंधन टूटा जी। और ये गठबंधन भी इसीलिए टूटा क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका वहां सफल नहीं हो पाया। तो एक बड़ा कारण सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है लोकसभा चुनाव को लेके, और दूसरी वजह मनोहर खट्टर सरकार को वहां के युवाओं ने, बेरोजगारों ने नकार दिया है पूरी तरह से। तो प्रधानमंत्री जी के पास आज कोई ऑप्शन नहीं था हरियाणा में वहां रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई फेस नहीं था। जिस तरह से अचानक से सैनी जी को लाया गया, तो यही सब वजह थी कि अचानक से ऐसा भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ा। अच्छा, चलिए दीपाली, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई 2 सीटें मांग रहे थे दुष्यंत चौटाला और बीजेपी 1 सीट दे रही थी, बात नहीं बनी इसलिए गठबंधन टूट गया। अगर गठबंधन टूट गया लेकिन सरकार तो फिर भी बीजेपी की है नहीं, तो ये कारण तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अजय जी आपके बता रहे हैं कि ये 2 उन्होंने मांगे थे और उन्होंने नहीं दिया, निगोशिएशन नहीं हुआ तो टूट गया। तो ये कारण नहीं थे, तो हम लूज में तो नहीं मान सकते हैं कि वो कहीं बैकफुट में चली जाएगी इसके करने से भारतीय जनता पार्टी। निश्चय ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, उनके सिद्धांतों के अनुसार वो नहीं आ रहे होंगे, या फिर जीत का आंकड़ा हर कोई रखना चाहता है कि किन सिद्धांतों को या कौन मुखिया ऐसा होगा जो हमारे सिद्धांतों को धरातल पर लेकर आ सकता है, या उनके प्रति ऐसा रोष होगा। तो एक जनता को मैसेज देने का भी काम होता है कि अगर आपको ये हमने जनता के हित के लिए रखा तो हम उसको दूसरी जगह देखेंगे, हम आपके लिए बेहतर विकल्प कर सकते हैं। 2-4 कारण मुझे भी लगते हैं कि ये जो फेरबदल किए जा रहे हैं कि जीत की कैसे गणित या आपका बिछाई जाए चीजें, कि हम जीत को भी सुनिश्चित करें और जनता के लिए जो आपकी पार्टी विचारधारा रख रही है, अपने विचार रख रही है, उसको किस प्रकार हम पूरित कर सकते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि जहां पर आप ये कह रहे हैं कि एक हमारा है कि गैर जाट आपका साधने का तरीका है, तो एक गणित सबसे ज्यादा हमारी जातिगत गणित की गणना की जाती है जी, तो उसके लिए भी हम साधने का कर सकते हैं कि हमें अभी अगला क्या चाहिए। इधर करके हम हो सकता है इनको लोकसभा में लेके आए, बातचीत चल रही है जी, हो सकता है लोकसभा में लाएं। और दूसरा एक ये विचारधारा है कि आप ही हमेशा के लिए नहीं हो गए हैं कि आप ही बन जाएंगे, आपको दूसरी जगह किया जा सकता है, आप उससे बेहतर जिम्मेदारी या उससे जो भी जिम्मेदारी के दूसरे लायक हो उसको रखें। तो बहुत सारी चीजें कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को पूर्व में मुख्यमंत्री जी को आगे हम क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए हम क्या उचित समझ रहे हैं जी। तो ये पार्टी लाइन ये समझ सकती है। और जहां तक की गणना के हिसाब से कि 78% गैर जाट है और हमारा 22 है, तो इस गणना के हिसाब से भी हम बहुत सारे आंकड़ों को देखना चाह रहे हैं कि कौन हमारे साथ है और इनको रख करके हमें कितना नुकसान हो रहा है, उसको रख करके क्या फायदा हो रहा है। तो कुछ तो इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ उसने अपना भी ये विचार तो जरूर रखा होगा जी। और आपका रोष जो आप बता रहे हैं कि ये रोष है वो भी किसी हद तक की शीर्ष नेतृत्व को भी दिख रहा होगा कि आप क्यों नहीं पूरा कर पाए हैं, जहां पर भाजपा इतने अपने जो बातें हैं उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहती है, तो आपने क्यों एक मुख्यमंत्री होकर नहीं किया। मे बी दिस रीजन, क्यों आप हो सकता है उसके दृष्टिकोण से आपको उतना उचित ना पा रही हो। देखिए, जिस तरीके का एक गणित है हरियाणा के अंदर 90 सीटों वाली विधानसभा है और 90 सीटों वाली विधानसभा के अंदर 41 बीजेपी के पास है, 41 बीजेपी के पास है और 10 जेजेपी के पास है। तो 41 बीजेपी, 10 जेजेपी, 6 निर्दलीय और 30 कांग्रेस के पास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 है और हरियाणा लोकहित पार्टी के पास भी 1 है। और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए और आज वही हुआ है। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया, 46 बन गए उनके। अब दुष्यंत चौटाला अलग रह गए, पॉलिटिकली समझा जाए तो ओबीसी चेहरा बना दिया उन्होंने, तो कांग्रेस को तो कोई फायदा हुआ नहीं, कांग्रेस तो वहीं की वहीं है। क्यों दीपाली? तो एक तरीके से देखा जाए तोड़फोड़ हो गई।
दुष्यंत चौटाला एक तरफ लगे, यानी कि जो जाट हैं, जाट वोटों में सेंध लगाने की बात हम समझ सकते हैं। अब ये जाट जो है जाट बनाम गैर जाट तीन भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है जी। आप ये सोचिए, तो हमने तो जो पहले थे, अगर आप ये सोचे कि हम पंजाबी साथ करके भी गैर जाट की राजनीति कर ही रहे थे, उसी प्रकार से हमने एक मौका दिया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो सैनी साहब है, पिछड़ा को भी लेके आए, तो मौका हम सबको दे रहे हैं। दूसरा असली बात जो अभी आपने ये कही है कि हम अब जो जाट जो लड़ेंगे वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो एक ये राजनीतिक पहलू निकल के आ रहा है जो मुख्यतः कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाए, मुझे ये मास्टर स्ट्रोक भी लग सकता है कि आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। कह सकते हैं कि हाँ, मतलब एक अच्छा स्ट्रोक मानेंगे, एक राजनीतिक आप अच्छा स्ट्रोक भी मान सकते हैं, पर एक अच्छा प्रयोग है, प्रयोग अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, पर ये एक बिंदु रखा जा सकता है जी। नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप मुझे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से अभी बता रहे हैं थोड़ा सा बल्कि प्रॉफिट में ही तरफ जाएंगे कि व्हेन यू डिवाइड इनटू 3, हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट की ही तरफ। जैसे अभी आदित्य बता रहे हैं कि जाट और किसान नाराज थे, तो अब किसानों की नाराजगी का, जाटों की नाराजगी का हम जो समझे प्रेशर नहीं बना सकते अब जेजेपी, दुष्यंत चौटाला अब प्रेशर नहीं बना पाएंगे कि किसानों को लेकर या जाटों को लेकर, क्योंकि उनके पास में बहुमत है, 46 चाहिए, 46 है, विधायक निर्दलीय उनके साथ आ गए, 41 पहले से थे, जबकि 6 निर्दलीय थे, तो 6 निर्दलीय उनके पास है, 47 हो गए, और सुनने में आया 4 जेजेपी के विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, तो 6 4 10। ये बिल्कुल भी मान सकते हैं, पर एक अच्छे मुद्दे पर बहस तो होनी चाहिए और विपक्ष भी होना चाहिए उनका, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल यही कारण दुष्यंत जी का रहा होगा, तो कुछ और भी कारण होंगे जहां हो सकते हैं जो अंदर की बात है, जो हमें ये फौरी तौर पर बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि शायद वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, या किसानों को समझा नहीं पाए, या किसान उनको प्रेशर डाल रहे थे, या जाट उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, या फिर वो अलग तरह की राजनीति कर रहे थे और बीजेपी को दबा रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, और शायद उससे वो बाहर निकल गए कि हम आपकी कठपुतली नहीं बनेंगे, हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। बीजेपी ने छटक की तरफ कर दिया, जाइए हम अपनी खुद सरकार चला लेंगे, और ओबीसी व्यक्ति बना दिया। कठपुतली जैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति अगर इतने दिनों से नहीं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका दुष्यंत चौटाला भी नीतीश कुमार बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इधर जाएंगे उनको, तो फायदा नुकसान तो एक आपकी जो पार्टी रहती है उसमें रहता है, पर उनका अपना विचारधारा होगा दुष्यंत जी की कि मैं अपनी एक अलग बात रखूं, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, पर इसमें मुझे उनका फायदा होता नहीं दिख रहा है राजनीतिक पहलू के हिसाब से। बीजेपी को मुझे लग रहा है कि ठीक है, उनके पाले में अगर आ रहे हैं और वो अपनी बात अपने विधायकों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो कोई लाभ ले सकता है। तो कम से कम 48 विधायकों का समर्थन है इस वक्त बीजेपी के पास। 7 विधायक आई थिंक कि शामिल हो गए हैं जी। तो अब कैसे देख रहे हैं, अब क्या होगा? अब दो जाट वोट बट जाएगा तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा, तो भूपेंद्र हुड्डा कैसे करेंगे? आदित्य जी देखिए, अभी चर्चा ओबीसी पर हो रही थी, तो यहाँ पे भी मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा। जैसे राहुल गांधी जी लगातार ओबीसी को लेकर आक्रामक हुए थे भारतीय जनता पार्टी पे, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में हो और उसके बाद अब यहाँ पर सैनी जी हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस के दबाव बनाने के बाद आज ये ओबीसी का गेम खेलती है। लेकिन राहुल जी लगातार बोलते आ रहे हैं कि जनगणना आपको करानी चाहिए थी, जिससे पता चलता कि क्या है आर्थिक स्थिति, क्या है सामाजिक स्थिति ओबीसी की, एससी की, एसटी की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कराने में असफल रही। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी ये ओबीसी चेहरा आप बना रहे हैं, पर ओबीसी इस देश का इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है कि आप ओबीसी चेहरा बनाएंगे और पूरा ओबीसी का वोट आपको दे देगा, तो ये भी सोचना गलत है। ओबीसी भी अब सब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो बिल्कुल वो प्रश्न उनके मन में, जब राहुल जी ने ये प्रश्न उठाए तो हर ओबीसी के मन में वो प्रश्न उठा होगा कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है, तो इस तरह से उसके ऊपर लीपापोती करना ठीक नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो मोहन यादव जी को लेकर वहां मध्य प्रदेश में आए, और दूसरा अब ये आपका ओबीसी चेहरा, क्योंकि पहले तो राहुल जी जब प्रश्न उठाते थे उसके पहले आपके पास ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे।
अब ये बताइए, एक विषय ये, और दूसरा जाट का जो बात हो रही है, जाट, वहां के जाट चाहे वो खिलाड़ी रहे हो, बहुत रोष रहा उनके में। हरियाणा में खट्टर जी को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके, और हर विषय पे जब भी जाट वहां पर कुछ बोला है, विरोध किया है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन में भी बहुत सारे जाट उतरे थे, तो लाठियां बरसाई, बॉर्डर सील कर दिया, कांटे बिछा दिए। तो ये सब रोष था उनका। तो ये नहीं है कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दुष्यंत चौटाला जी, किसान आंदोलन इधर चल रहा था और दुष्यंत चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे थे उस समय किसान आंदोलन के दौरान। तो जाट भी समझदार है, उसको पता है कि कौन हमारे साथ था, कौन नहीं था, और कांग्रेस लगातार उनकी आवाज बन के उनके लिए लड़ाई लड़ी थी सरकार से। तो वोटों का जो समीकरण है वो मेरे हिसाब से कांग्रेस के फेवर में हरियाणा में रहेगा। और हरियाणा में आप देख रहे हैं, अभी कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने वहां कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो वहां पे कुछ डिसबैलेंस चल रहा है हरियाणा में, ठीक ठाक डिसबैलेंस चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अंदर भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए या क्या करना है, और इसीलिए आज अचानक से उन्होंने मुख्यमंत्री बनके एक गेम तो जरूर खेला है, पर निश्चित तौर पे ये गेम मुझे तो नहीं लगता कि सफल होगा। अगर दुष्यंत चौटाला आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो शायद लीजिएगा। देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, और दुष्यंत चौटाला अगर हमारी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे या सम्मिलित होना चाहेंगे इंडिया गठबंधन में, तो निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन की मूलभूत चीजें हैं वो उनको मानना पड़ेगा, और वो हमारे हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ थे, और एमएसपी की गारंटी देने के लिए राहुल जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे। तो उस सब विषयों पे, सारे बिंदुओं पे जब वो हमारे साथ आएंगे, तो हो सकता हो लाइक माइंडेड पार्टी, संविधान बचाने के लिए वो हमारे साथ आएंगे, तो हो सकता हो गठबंधन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं, मैं अभी कह सकता कि क्या होगा। लेकिन अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में आएंगे, निश्चित तौर पे गठबंधन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। देखिए दीपाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हरियाणा के चुनाव से लगभग 10 महीने पहले ही उन्होंने अभय चौटाला से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। 26 साल के दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी बनाते हैं और 10 सीटें जीत कर आते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, और 4 साल 137 दिन डिप्टी सीएम रहते हैं। और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब उनका होगा क्या। वो अपने विधायकों को कैसे जोड़ के रखेंगे, या फिर अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कैसे खड़ा करेंगे, कैसे पार्टी के वर्करों को एकजुट रखेंगे। यानी कि ये वही है जिनकी वजह से जो INLD जो पार्टी है अभय चौटाला की, वो एक सीट पर सिमट के रह गई थी। तो अब दुष्यंत चौटाला का क्या होने वाला, कहीं ये भी एक सीट पे सिमट के नहीं रह जाए। मालूम पड़ा जिस जो हाल INLD का हुआ अभय चौटाला की पार्टी का, भी दुष्यंत चौटाला का भी हो। किस तरह से देख रहे हैं आप पॉलिटिकली? थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। अभी आपने बात की तो आप उनको खुद ही नहीं लेना चाह रहे, कांग्रेस नहीं लेना चाह रही है, भाजपा से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, तो और उनके विधायक चले गए हैं, तो किनारे लगते तो वो दिख ही रहे हैं कि, तो ये आपकी बात बिल्कुल सत्य लग रही है कि एक एक करके आप पार्टी बना रहे हैं, आप उससे सिंगल रह गए हैं, तो ये हश्र होता दिख तो रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब दुष्यंत चौटाला का होगा क्या, ये समझ रहे थे। चलिए ठीक है, दूसरे मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे ही वो हमसे जुड़ते हैं फिर उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी यदि जुड़ गए हो, या और जम्मू से भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वहाँ पर CAA का क्या असर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जिस तरह के हालात हैं, यानी कि जो अभी आदित्य त्रिपाठी कह रहे हैं, एक तरीके से ये जो है विधानसभा चुनाव के लिए भी एक सर्जरी कर दी बीजेपी ने क्या, कि जो नाराजगी थी वो दूर कर दी जाटों की या किसानों की, या फिर ओबीसी को साधने के लिए एक नया ओबीसी चेहरा ले आए। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक ओबीसी में पार्टी हो गई है, ओबीसीकरण हो गया भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी कभी सवर्णों की, वैश्यों की पार्टी कही जाती थी, आज वो ओबीसी वालों की पार्टी है।
ये ऐसा आपको देखने में लग रहा है जो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा था, तो वैसे भी पार्टी लाइन का नारा लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको साधते हुए नजर आ रहे हैं। आज कभी अगर आप केवल एक सवर्णों को दिख रहे थे तो आज आप कहने लगे हैं खुद ही कि हम पिछड़े को साधने वाले दिख रहे हैं। अगर आप देखिए तो सभी जातियों का इसमें समागम है आपकी पार्टी में। और जहां तक ये था कि इस पर टिप्पणी कैसे करी जा सकती है अगर ये पिछड़ा वर्ग कहा जा रहा है, राहुल जी के कहने पर ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी वर्ग से आते हैं और द्रौपदी जी को भी उसी में ले सकते हैं। तो हम ये आज उनके कहने पर ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि पिछड़ा वर्ग साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बात उनकी महत्व रखती है कि हम उनकी बातों को तुरंत मान लेते हैं और उनकी बातों पर तुरंत फॉलो होता है। इतना बड़ा हम घटनाक्रम करते हैं, तो मैं इतना हल्का नहीं समझती हूँ। चलिए ठीक है। तो वैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब यानी कि अब इधर अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती है, इधर बहन जी मायावती के लिए भी चुनौती है। जैसे हम यूपी की हम बात कर लें, और जहाँ जहाँ पर ओबीसी या फिर दलित जो है अपनी राजनीति में आगे हैं, जिन्होंने राजनीति की, उनके लिए चुनौती दे रही है बीजेपी कि हम सभी जातियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, आप इसको देख सकते हैं कि जहां तक एक कुप्रचार हो रहा था कि हम अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, दलितों के साथ नहीं है, ये सवर्णों की पार्टी, ये पिछड़े की नहीं है, तो आपको सबको शामिल करती हुई ये पार्टी दिखती है। और समर्थ के साथ हर कोई, मैं फिर कहती हूँ, आने की कोशिश करता है और उसको अपना वजूद इतने सालों में देख चुके हैं कि आदरणीय अखिलेश जी ने उनका क्या किया उनके लिए, और उसके पहले और पार्टियों ने उनके साथ क्या किया, या कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, क्या उनको लाभ मिल रहा है, क्या मिल सकता है। इन दृष्टिकोणों से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों का रुझान, मैं ग्राउंड पे भी देखती हूँ कि बढ़ता नजर आ रहा है। कितना प्रतिशत कन्वर्ट होगा अलग बात है, पर सबको समझ में आने लगा है कि जो आप ये बात समझा रहे थे उसमें सत्यता नहीं है। जी, तो विकल्प क्या है फिर दुष्यंत चौटाला के सामने? अकेले चुनाव लड़ेंगे या कुछ और? अब देखिए, कुछ तो सोचा गया होगा। हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे तो कुछ उनको साथी मिल जाएंगे। चलिए, सॉरी, सीए को लेकर क्या बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस बहुत विरोध कर रही है सीए को। जयराम रमेश ने भी कहा, शशि थरूर ने भी कहा, और कहा इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है और आप लोग बड़े फूले नहीं समारेंगे, सीए लागू कर दिया आप लोगों ने, है ना। और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है फायदा उठा रही है। आदित्य, बीजेपी वाकई फायदा उठा रही है सीए को लेकर क्या? देखिए, सीए जो कानून इन्होंने बनाया ये 2019 में बन गया और इसको कानूनी जमला पहनाने में इनको 4 साल 3 महीने लग गए। 9 बार इन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्सटेंशन लेना पड़ा बार बार। तो अचानक से लोकसभा चुनाव के पहले ये जो सगुफा लॉन्च किया है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से बचने का सगुफा है। ओहो, कि लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड से भटकाया जाए, लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, इन सब से भटकाया जाए और ये ध्रुवीकरण किया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनावों में करती है। नहीं ठीक है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण, है ना, 2 चीजें आपकी आती हैं। चलिए थोड़ा पॉलिटिकली समझ लेते हैं। आपको लगता है ऐसा कि ये ध्रुवीकरण के लिए है या ध्यान भटकाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, या महंगाई बेरोजगारी से कांग्रेस सही सोच रही है या गलतफहमी का शिकार है? ये हमेशा से गलतफहमी का शिकार रही है। हम 19 से डिटर्मिन थे और ये एजेंडे में शामिल था। तो एक उनकी वचनबद्धता, और जिस प्रकार से मोदी जी हमारे कहते हैं, आदरणीय मोदी जी, कि हम गारंटी देते हैं, तो उनकी जो बात कही है वो करके उन्होंने रखी है कि बिफोर इलेक्शन उन्होंने ये चीज रखी है और ये पहले से ही था। तो इसको आज आ जाना या कल आ जाना, और हम इसको सोच समझ के रख रहे हैं, इसलिए हो सकता है इसका डिले हो सकता है, पर इसका कारण मैं ये नहीं मानती हूँ कि जो है इसका ध्रुवीकरण होगा। इससे क्या एक विशेष बहुत तब हमारा फायदा होगा। भाजपा हर उस पर मुझे आगे निकलती पहले भी दिख रही थी। ये केवल एक वादा निभाना जैसा मुझे लगता है कि ये किया गया था और इसमें लाभ ही है। जो दूसरे देशों में हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको हम अपने देश की नागरिक बनाकर शामिल कर रहे हैं। अलग अलग चीजों का लाभ मिलेगा, वो हमारे नागरिक कहलाएंगे और जो भी लाभ की चीजें होंगी उन्हें मिलता रहेगा। इसमें नुकसान किस चीज का है?
देखिए, जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, स्टेटमेंट भी आया, तंज कसा है कि ये वोटों को बांटने की कोशिश है। तो यदि वोट बट भी रहे हैं तो बुराई क्या है, बीजेपी को तो फायदा ही है, तो तंज कहाँ से रह गया? बताइए आदित्य, कहाँ तंज रह गया? तो वोट तो बट ही रहे हैं, वो तो बीजेपी बांट ही रही है वोटों को। अजय जी देखिए, यहाँ पे अभी कह रही थी कि कोई बुराई नहीं है और ये कोई वोट के हिसाब से नहीं किया, प्रधानमंत्री जी का वादा था और जो दूसरे देश के नागरिक हैं उनको हम अपने नागरिक बनाकर उनको सुविधा देंगे। तो आज आप भारत के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं तो दे नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो 81 करोड़ को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, केवल 7 करोड़ गरीब हैं। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है लगातार, रोजगार घटते जा रहे हैं, महंगाई जस की तस बनी है और बढ़ते ही जा रही है। और गारंटी देनी ही थी, वायदा किया ही था आपने किसानों को, आप भूल जाते हो। किसान की बात आप करते नहीं हो। किसानों की आय दोगुनी करने का आपने वादा किया था। आपने तो खाद का वजन घटाकर किसानों का वो भी वायदा घटा दिया। आपने उनको बढ़ाने की बजाय घटा दिया। लाठियों डंडे से और कीलों से स्वागत किया गया, गोली से स्वागत किया गया किसानों का। भ्रष्टाचार के मामले में आप सबसे अच्छे बनते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, जीरो टॉलरेंस नीति है, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में सम्मिलित कर उनके ऊपर चल रही जांच को अस्थिर करते हुए रोक दिया। महिला सुरक्षा नाम पे आपकी जितनी प्रदेश है वहां पर आप आंकड़े देख लो कि महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। और अभी हमारी साथी दीप्ति जी कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास तब कहाँ चला जाता है जब दलित के ऊपर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, दलितों के ऊपर, केवल दलित होने के नाते। जी इनको नहीं याद होगा, मैं सोनभद्र की घटना याद दिला दूं। एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने देखा होगा कितनी कुकृत्य करते हुए नजर आए थे मध्य प्रदेश में, वो भी आप भूल गए होंगे। कहाँ चला जाता है सबका साथ सबका विकास तब? चलिए फिलहाल कर्नाटका में आपके नहीं, मंत्री ने ठीक है, नहीं कहा था हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तब कहाँ चला जाता है आपका अल्पसंख्यक प्रेम? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, केवल और केवल जुमलेबाजी करती है और प्रधानमंत्री जी 10 साल जुमलों में बुता दिए। इन्होंने गारंटी के नाम पर कुछ कार्य नहीं किया। इन्होंने युवाओं को ठगा है, इस देश के, अगर ये बात मध्यम वर्गीय परिवार को ठगा है, नहीं प्रधानमंत्री ये मैं नहीं मान रही, इतना ठगा है तो 10 सालों से वो जीत किस लिए रही है? नहीं, आदित्य त्रिपाठी, यदि उन्होंने ठगा है, ये सब कुछ किया है, तो जनता जवाब दे देगी 2024 के चुनाव में, पता चल जाएगा किसकी बात पर भरोसा है। आप कह रहे हैं 10 सालों से ठग रही है, तो कितनी बार आपका हश्र क्या हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ है? तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आपने 65 सालों में क्या कर लिया, और उस समय राम राज्य था, ये तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। तो लिस्ट तो बहुत सारी है, इतनी बड़ी, जहां 140 करोड़ जनता की बात होती है, 1-2 केसेस होते पर उस पर एक्शन होते हैं। अब वो प्रतिशत घट करके ना के बराबर ही रह जाए तो ये भी अच्छे माना जाता है। चलिए, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल ये है कि हाँ, कि सीए को लेकर कांग्रेस विरोध के मूड में है, विरोध पूरी तरह से कर रही है। उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ ना कुछ चुनावी फायदा जरूर होगा, लेकिन किस तरह का चुनावी फायदा होगा, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएंगी, या ऐसे कितने लोग रह रहे हैं जो भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई या अलग अलग धर्मों के, जिनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे रहा है। फिलहाल यह है कि सीए लागू हो चुका है और हरियाणा के अंदर अब नई सरकार है। 4 साल 137 दिन बाद एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अब इसको सियासी सर्जरी समझा जाए या फिर कोई नया प्रयोग समझा जाए, लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया राजनीतिक प्रयोग किया और अपनी ही सरकार गिराकर नई सरकार का गठन कर दिया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का क्या होगा, क्या है उनका राजनीतिक भविष्य, क्योंकि कभी उन्होंने अभय चौटाला से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी चुनाव से लगभग 10 महीने पहले, और आज वो अकेले खड़े हैं। तो आखिरकार हरियाणा की सियासत में दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजनीतिक रणक्षेत्र। इस है, जैसे अभी हमने आपसे बातचीत की
कि दुष्यंत चौटाला का क्या होगा, ये अपने एक सवाल है। आदित्य, क्या होगा दुष्यंत चौटाला का? लास्ट कमेंट आपका। हरियाणा की जनता तय करेगी, हरियाणा के किसान तय करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने अभी तक जो किया, उन्होंने जनता का मत लिया जब, तो उस समय वो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध कर रहे थे। उसके बाद उसी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन करके मुख्य। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल हम छोड़े जा रहे हैं एक सवाल के साथ, हरियाणा की राजनीति में अब दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या है, और जो आज राजनीतिक प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में ही देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।